हुआ। संयुक्त राज्य अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने किया था, सुप्रीम कोर्ट ने किया था। भारत में इसकी शुरुआत बिहार के भागलपुर की जेल में बंदी रखे गए, बिहार के भागलपुर जेल में बंदी रखे गए विचाराधीन कैदियों के मामले से हुई थी या मामले में हुई थी, ऐसे कर सकते हैं आप, मामले से हुई थी। इनके संबंध में पुलिस आयोग के सदस्य के एफ रुस्तम जी ने एक लेख लिखा था तथा एडवोकेट श्रीमती हिंगो रानी एडवोकेट हैं ये, हिंगो रानी ने इस मामले को अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में उठाया था। अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में उठाया था। ये पहला मामला था जहां पर इस चीज को लेकर के ऐसी चीज हुई थी। अब इसमें देख रहे हैं ना कि मतलब आप क्या कह रहा है इसमें कि एक लेख लिखा गया था और उस लेख के आधार पर वकील साहिबा जो रहे हैं हिंगो रानी ने, इन्होंने मुकदमा आर्टिकल 32 के तहत उठाया। अब देखो ये उठता कब है, ये मैटर आता कब है। जैसे आपने देखा PIL होता क्या है कि कोई लोकहितवाद में, है ना, कोई व्यक्ति न्यायालय को आगाह कर सकता है कि साहब ऐसी ऐसी चीजें हुई हैं, या कोई एडवोकेट कर सकता है, या खुद न्यायालय संज्ञान में ले सकता है। जैसे अभी देखिए आपका उत्तराखंड में पहाड़ के जोशीमठ की खिसकने की घटना हो रही है और उसको लेकर के जो जोशीमठ के जो शंकराचार्य हैं वहाँ के, उन्होंने क्या किया है, सुप्रीम कोर्ट में PIL दायर की है ना। उसके तहत मतलब वो सुनवाई हो रही है और उसमें देखा जाएगा कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, सरकार की क्या है, उन्होंने किया तो सब कुछ संज्ञान में ले लेगा सरकार, मतलब संज्ञान में उसमें मतलब सुप्रीम कोर्ट जब ले लेगा उसको, तो PIL वहाँ रिसेंट में मुद्दा देखेंगे तो भारत में ये रिसेंट मुद्दा है जोशीमठ वाला, जिसमें वहाँ के शंकराचार्य महोदय ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी डाली है कि सरकार पहले से जब था तो सरकार ने क्यों नहीं लिया। तो अब उस पर देखा जाएगा सरकार की ये गलती है कि नहीं है। अगर सरकार की गलती निकलेगी तो उस पर वो निर्देश दे सकता है वहाँ के लोगों को संरक्षण करने के लिए, या जो भी चीज़ें हैं, मुआवजा या समथिंग जो भी चीज़ें होंगी आगे के दौर में उनको हो सकता है मिले, तो वो चीज़ें होती हैं। तो सवाल यह है कि बिना उस अभियुक्त के केस किए हुए ही उसके वाद को सुन लिया जाए, यही होता है PIL में। और चाहे वो न्यूज़पेपर के माध्यम से न्यायपालिका स्वतः ले सकती है, या इनका मुकदमा है, आप
दे सकते हैं जनहितवाद को लेकर कि साहब ऐसा तो ये जनहितवाद है, तो जनहितवाद में सुप्रीम कोर्ट ने सुन लिया। तो इस तरह की चीज़ें थी। यहाँ पर भी आप देखिए इन कैदियों को लेकर के भागलपुर की जेल जो थे ये हिंगोरानी ने एडवोकेट अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा लड़ा था और जो लेख लिखा गया था उस लेख को आधार बना करके कि ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, है ना। तो ये पहला था। अब रियल में कब से इसका क्रियान्वयन हुआ है उसके बारे में देख लीजिए। भारत में चेक करके भारत में लोकहितवाद को प्रारंभ करने का श्रेय सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश पीएन भगवती सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश पीएन भगवती जो कि जुलाई 1985 से दिसंबर 1986 जो कि जुलाई 1985 से दिसंबर 1986 के मध्य भारत के मुख्य न्यायाधीश थे। तथा न्यायमूर्ति कृष्णा अय्यर साहब और पीएन भगवती, ठीक है, जो ये चीफ जस्टिस रहे हैं और ये इन दोनों लोगों को माना जाता है किसका, पीआईएल का जनक माना जाता है भारत में। ये आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, ठीक है। कृष्णा अय्यर साहब को जाता है या माना जाता है, जाता है, कभी माना जाता है नहीं जाता है। न्यायाधीशों के अंतरण के मामले में मुख्य न्यायमूर्ति मुख्य न्यायमूर्ति पीएन भगवती न्यायाधीशों के अंतरण के मामले में मुख्य न्यायमूर्ति पीएन भगवती ने लोकहितवाद के सिद्धांत का निम्नलिखित शब्दों में उल्लेख किया है। अब उनका क्या है, उन्होंने क्या स्पष्टीकरण दिया है, क्या उनके शब्द रहे हैं, ठीक है, पीएन भगवती साहब के, वो हम लोग देखने चल रहे हैं। वो आपके सिद्धांत में किन शब्दों का उल्लेख किया है, क्या कहा है लोकहितवाद के बारे में उन्होंने। अब उनका कहना यानी कि सुप्रीम कोर्ट का कहना हो गया। कौन जला दिया भाई, चलिए क्या कहते हैं वो, यदि कोई व्यक्ति या समाज का वर्ग सफाई शुरू हो गई है, वाह भाई क्या नहीं रह जाएगा खांसी से एलर्जी, मेरा धुएं से एलर्जी है। चलिए जब तक चलता है तब तक चलाएं। यदि कोई व्यक्ति या समाज का वर्ग कामा जिसको विधिक क्षति पहुंचाई गई है या विधिक अधिकारों का अतिक्रमण हुआ है
अपनी निर्धनता अथवा किसी अन्य कारण से अपने संवैधानिक या विधिक अधिकारों के संरक्षण के लिए न्यायालय में जाने में असमर्थ है। तो समझते रहिएगा कॉन्सेप्ट को। संरक्षण के लिए न्यायालय में जाने में असमर्थ है तो समाज का कोई अन्य व्यक्ति या संघ न्यायालय में उसको पहुंची विधिक क्षति के निवारण के लिए अनुच्छेद 32 के अधीन आवेदन दे सकता है। उक्त परिस्थितियों में कोई व्यक्ति पत्र लिखकर भी अब देखिए क्या कह रहा है कि कोई व्यक्ति गरीब है और वो न्यायालय में नहीं जा मतलब किन्हीं कारणों से न्यायालय के द्वारा मतलब एक न्याय नहीं हो पाया है, तो उस स्थिति में कोई दूसरा व्यक्ति भी न्यायालय में एप्लीकेशन दे सकता है और सुप्रीम कोर्ट उसको सुन लेगी। उसके बाद क्या कह रहे हैं कि उक्त कोई भी व्यक्ति, इसके अलावा कोई व्यक्ति क्या कर सकता है, पत्र लिख करके भी उच्चतम न्यायालय को उपचार की मांग कर सकता है। यानी कि उसको जाने की जरूरत नहीं है, वो एक अर्जी दे सकता है, एप्लीकेशन दे सकता है और सुप्रीम कोर्ट उसको संज्ञान में ले सकती है। ये बात कह रहे हैं। चलिए, पत्र लिखकर भी उच्चतम न्यायालय को उपचार मांग सकता है और उसे रिट पिटीशन की तकनीकी बारीकियों का पालन करना आवश्यक नहीं होगा। लोकहितवाद का दुरुपयोग ना हो, इसके लिए उन्होंने कहा है कि लोकहितवाद का दुरुपयोग ना हो, इसके लिए उन्होंने कहा है कि हमें इस मामले में सचेत होकर देखना चाहिए। कि जो लोग इस प्रकार के मामले में न्यायालय में आते हैं, क्या वे सद्भावनापूर्वक कार्य कर रहे हैं।
या अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए, या अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए या निजी लाभ या राजनीति से प्रेरित है, निजी लाभ या राजनीति से प्रेरित है, या किसी अन्य कुटिल विचार से प्रेरित है, अन्य कुटिल विचार से प्रेरित है, न्यायालय को अपनी प्रक्रिया को राजनीतिज्ञों तथा अन्य व्यक्तियों द्वारा दुरुपयोग की अनुमति नहीं देना चाहिए, दुरुपयोग की अनुमति नहीं देना चाहिए। तो ये तो उनके स्टेटमेंट थे, पर आप चेंज करके लिखिए। अब कृष्ण अय्यर साहब ने, उन्होंने क्या बात कही है, तो ये बलोटी साहब ने कहा कि ऐसे ऐसे है। अब क्योंकि दोनों को माना जाता है कि भारत में इसको जमाने वाले, PIL को लाने वाले एक लोग हैं, तो इनकी स्टेटमेंट भी सबसे इम्पोर्टेंट होंगे। तो अभी आपने भगवती साहब के बारे में देखा क्या कहा उन्होंने, अब देख लीजिए अय्यर साहब क्या कहते हैं। चलिए, PIL के संबंध में, सर इसमें लाइन कटा था आपका? हाँ, अभी 2-3 बार, नहीं अभी नहीं, जो कर रहे थे तभी 2-3 बार कटा था, अभी नहीं। हाँ, तो PIL के संबंध में न्यायमूर्ति कृष्ण अय्यर ने कहा कि, या उनका वक्तव्य है कि वाद कारण और पीड़ित व्यक्ति, वाद कारण और पीड़ित व्यक्ति की संकुचित धारणा, वाद कारण और पीड़ित व्यक्ति की संकुचित धारणा का स्थान अब वर्ग कार्यवाही लोकहितवाद लाने की विस्तृत धारणा ने ले लिया है। पर आप चेंज कर लीजिए, स्टेटमेंट इनका था, डबल डॉट का मतलब बंद भी कर लीजिएगा। लिखिए पैराग्राफ चेंज करके, लोकहितवाद न्यायिक सक्रियता का एक प्रमुख पक्ष है। लोकहितवाद न्यायिक सक्रियता का एक प्रमुख पक्ष है, एक प्रमुख पक्ष है। इस अवधारणा को अपनाने के कारण आर्टिकल 32 के अंतर्गत उच्च न्यायालय की अधिकारिता अत्यंत व्यापक हो गई है। उच्च न्यायालय की अधिकारिता अत्यंत व्यापक हो गई है। अब वह ऐसे किसी भी मामले में हस्तक्षेप कर सकता है
अब वह ऐसे किसी भी मामले में हस्तक्षेप कर सकता है जिसमें राज्य के कार्यों से किसी निर्धन या असमर्थ व्यक्ति के किसी अधिकार का उल्लंघन होता है। किसी निर्धन या असमर्थ व्यक्ति के किसी अधिकार का उल्लंघन होता है लोकहितवाद सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में प्रस्तुत किया जा सकता है। सबसे तेज लाइट सिविल वाले क्लास में है। मेहनत भी सबसे ज्यादा हम लोग की है। अभी बल्ब नहीं लगा है, 2-3 थे लगाइए इसमें 200 वाट का बल्ब उस दिन रात में 7 बजे बदलवाया लगवाइए। बल्बे नहीं लगा वहाँ पे। हाँ, यहाँ एक लगवाइए, 20 वाट का 20 वाट का वहाँ लगाइए। बच्चों को दिखता कम है। बच्चे पढ़ते हैं ना, आंखों में दर्द किसकी होगा? जो पढ़ेगा। दिखेगा इसे कम, जो ज़्यादा उसमें फोकस करेगा। जो हमेशा आंखें जिसकी चलती रहती है उसमें कहाँ फोकस पड़ेगा, है कि नहीं? चलिए अब चलिए हाई कोर्ट में आ जाते हैं। भाई सुप्रीम कोर्ट बहुत हो गया, अब चल लेते हैं हाई कोर्ट की तरफ। आइए हाई कोर्ट हेडिंग कर लीजिए हाई कोर्ट। लिखिए, एक हेडिंग करिए हाई कोर्ट, उसके अंतर्गत लिखिए हाई कोर्ट की स्थापना के बारे में प्रावधान। हाई कोर्ट की स्थापना के बारे में प्रावधान अनुच्छेद 214 व अनुच्छेद 231 में दिया गया है। अनुच्छेद 214 व 231 में दिया गया है। अनुच्छेद 214 के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए अनुच्छेद 214 के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा, जबकि अनुच्छेद 231 मैंने 231 ही बोला था ना? यस सर। 214 और 231 Yes, जबकि अनुच्छेद 231 के अनुसार संसद विधि द्वारा 231 के अनुसार संसद विधि द्वारा 2 या अधिक राज्यों अथवा 2 या अधिक राज्यों और किसी संघ शासित क्षेत्र के लिए एक ही हाई कोर्ट की स्थापना कर सकती है। तो क्या बात हुई भाई? इसमें बात कही गई अनुच्छेद 214 और 231। तो 214 और 31 में क्या है? आर्टिकल जो है 214 और आर्टिकल 231
दोनों बात देखेंगे। कहता है बात नहीं, प्रत्येक राज्य के लिए जो कोई भी राज्य होगा उसके लिए क्या होगा, एक हाई कोर्ट होगा प्रत्येक राज्य के लिए, ठीक है, प्रत्येक राज्य के लिए एक हाई कोर्ट होगा, ये कहता है। फिर कहता है संसद को शक्ति दी गई है आर्टिकल 231 के तहत, वो चाहे तो दो राज्य, ठीक है, दो राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट कर सकता है, ठीक है, दो राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट कर सकता है, कोई एक स्टेट है कोई दूसरा स्टेट है, दोनों के लिए एक हाई कोर्ट कर सकता है, या एक राज्य है और दूसरा केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है, इसके लिए भी एक हाई कोर्ट कर सकता है। ये बात इसमें कही गई आर्टिकल 231 के बारे में, ठीक है। चलिए इतनी बात थी यहाँ पर, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए दोस्तों। कर सकती है, अतः राज्यों में हाई कोर्ट की स्थापना और उससे संबंधित, अतः राज्यों में हाई कोर्ट की स्थापना और उससे संबंधित व्यवस्था में परिवर्तन का अधिकार संसद को प्राप्त है, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। अनुच्छेद 241, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है सब, आर्टिकल 241 ये क्या कहता है दोस्तों, ये कहता है कि केंद्र सरकार को पावर है, संसद को पावर है कि वो चाहे तो केंद्र शासित प्रदेश के लिए, ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश के लिए एक कोर्ट, हाई कोर्ट एस्टेब्लिश कर दे, उसको पावर दी गई, ठीक है। यहाँ पर क्या की गई है कि मर्ज करने की, 231 कहता है मर्ज करने की बात कहता है, ठीक है, कि इसको स्टेट दो स्टेटों का एक न्यायालय कर देगा, ये हो सकता है। अब देखो थोड़ा ध्यान रखो, पूर्वोत्तर भारत में जाओगे तो पूर्वोत्तर भारत में देखोगे कई सारे का गुवाहाटी है ना, तो वहां पर एक दो से ज्यादा भी हो सकता है बच्चों। यहाँ मतलब है कि स्टेट जनरली एक या दो या तीन स्टेट मिलाकर के एक हाई कोर्ट का किया जा सकता है, या तो कोई एक केंद्र शासित प्रदेश हो जाएगा, जैसे आप ले लीजिए अंडमान, आसाम ले लीजिए, अंडमान निकोबार ले लीजिए, और वहां पर आप कलकत्ता चले जाएंगे, पश्चिम बंगाल, तो क्या है दोनों का एक केंद्र शासित प्रदेश और एक ये है, तो किसके तहत है, वो 131 के तहत है। और उत्तर भारत के लिए जो गुवाहाटी है वो भी आप इसका पहला वाला फॉर्मेट उसको रख लेंगे, क्योंकि सभी राज्य है वहां पर, और यहाँ पर एक केंद्र शासित प्रदेश राज्य के लिए। इसके अलावा 241 जो कहता है वो कहता है कि स्पेशली किसी, जैसे दिल्ली में देखिए, दिल्ली का क्या है अपना कुछ हाई कोर्ट है, तो वहां पर ECIT के तहत बनाया जा सकता है, समझ रहे। 241 ये कहता है कि केंद्र को ये पावर है कि किसी केंद्र शासित प्रदेश के लिए एक सुप्रीम कोर्ट की स्टैब्लिश करते हैं, एक हाई कोर्ट बनाते हैं। जैसे 214 कहता है प्रत्येक राज्य के लिए एक न्यायपालिका होगी, मतलब एक हाई कोर्ट होगा। उसी तरह से 241 कहता है, बस इसी का उल्टा कर देगा, ध्यान में रखना जरा सा, कुछ भी इसमें है नहीं। 214 कहता है प्रत्येक राज्य के लिए होगा, और 241 यानी कि 2 1 4 2 2 4 1, तो ये क्या हो जाएगा केंद्र के लिए, ठीक, केंद्र शासित प्रदेश के लिए। अब केंद्र मतलब केंद्र शासित प्रदेश भाई, ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश हो जाएगा, तो इसका थोड़ा ध्यान रखिएगा। चलिए लिख लीजिए। अनुच्छेद 241 के अनुसार संसद को संघ शासित राज्यों के लिए, संसद को संघ शासित राज्यों के लिए अलग उच्च न्यायालय स्थापित करने की, अलग उच्च न्यायालय स्थापित करने की शक्ति प्रदान की गई है। संसद द्वारा इस शक्ति का प्रयोग 241 वाले, संसद द्वारा इस शक्ति का प्रयोग 1966 में 1966 में संघ शासित राज्य दिल्ली के लिए, 1966 में संघ शासित राज्य दिल्ली के लिए
दिल्ली के लिए हाई कोर्ट स्थापित किया गया है। दिल्ली के लिए हाई कोर्ट स्थापित किया गया था या किया गया है। केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली एकमात्र, केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली एकमात्र ऐसा संघ शासित प्रदेश है जिसका अपना हाई कोर्ट है, जिसका अपना हाई कोर्ट है। इसी प्रकार आर्टिकल 230, इसी प्रकार अनुच्छेद 230 के तहत संसद को, 230 के तहत संसद को किसी केंद्र शासित राज्य पर किसी केंद्र शासित प्रदेश पर या राज्य पर केंद्र शासित राज्य पर किसी हाई कोर्ट की अधिकारिता का, किसी हाई कोर्ट की अधिकारिता का किसी उच्च हाई कोर्ट की अधिकारिता का विस्तार करने या अधिकारिता में अपवर्जन करने की शक्ति, अपवर्जन करने की शक्ति। क्या मतलब हो बच्चों? जैसे अभी मैंने बताया आपको, यहां पर आप देख रहे हैं कि यहां पर जो देखा था राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए एक हो जाएगा। तो यहां पर जो कह रहा है अनुच्छेद जो 30 है, 230 है, वो कह रहा है कि किसी जैसे अभी मैंने बताया आपको अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में, ठीक है, उसकी जो उसको है किसी न्यायालय के अंतर्गत ले आ सकता है। मतलब कहने का मतलब जिसमें नहीं किया गया है, ये 231 के प्रयोग करके नहीं है, उसके लिए से कभी कभी कुछ आर्टिकल हमारे पास ऐसे भी हैं जिनका दो अनाउंस करते, दो माध्यमों से होता है। जैसे कहने मतलब अब ये देख लीजिए हर राज्य के लिए होगा, फिर इसके बाद ये कह रहा है कि नहीं, दो राज्यों का या केंद्र शासित प्रदेश और राज्य मतलब जो है एक राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश का एक न्यायालय होगा। तो बात तो मतलब अगर इसको शांतिपूर्वक ध्यानपूर्वक समझेंगे तो दोनों स्टैब्लिश करने की बात कर रहे हैं, है ना, दोनों स्टैब्लिश करने की बात कर। उसी तरह से 230 भी इसी का ही एक तरह से आप कहेंगे डिटेल में कि किसी केंद्र शासित प्रदेश जो है उसके जो है जो दूसरे राज्य का हाई कोर्ट है उस पर अतिक्रमण कर सकता है। मतलब यानी कि अतिक्रमण का मतलब उसमें ले सकता है, उसको अपने अंदर में ले सकता, मतलब दूसरे हाई कोर्ट के अंदर भेज सकता है। कहने का सेंस ये फिर से एक बार रिपीट कर लीजिए। संसद किसी संघ शासित राज्य पर किसी उच्च हाई कोर्ट की अधिकारिता का विस्तार करने, मतलब हाई कोर्ट की अधिकारिता यानी कि पश्चिम बंगाल के हाई कोर्ट की अधिकारिता को बढ़ा करके अंडमान निकोबार को उसके अंतर्गत ले आया गया। मतलब ये एक साथ नहीं किया गया था, दोनों अलग अलग, ये अधिकारिता में लिया गया, ये बात दूसरी हो, ठीक है। तो बस उतना सा है, थोड़ी थोड़ी सी बातें आपको ध्यान रखनी है। अब जैसे इसमें एक चीज और भी आपका आ जाएगा, इसके उदाहरण के तौर पे लेंगे कि पूर्वोत्तर भारत का, जैसे हमने अभी कहा था कि भाई यहाँ पर अगर आप देखेंगे थोड़ा सा इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे, यहाँ पर तो आपको केंद्र और राज्य दिया है जो थोड़ा आसपास हो जा रहा है केंद्र राज्य है, लेकिन यहाँ पर अभी मैंने जब जिक्र किया था तो मैंने कहा कि पूर्वोत्तर भारत में देखेंगे तो वहाँ पर 2 से ज्यादा है, तो वही अधिकारिता यहाँ पर आर्टिकल 230 थोड़ा डिटेल यही कह रहा है कि मतलब चाहे तो दूसरे अधिकारिता में भी वो बढ़ोतरी कर सकता है। तो चलिए थोड़ा सा और स्पष्ट हो जाएगा। चलिए पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, करने की शक्ति है, लिखिए पैराग्राफ चेंज करके 26 जनवरी 2013 को संसद द्वारा
26 जनवरी 2013 को संसद द्वारा तीन पूर्वोत्तर राज्यों मेघालय, मणिपुर एवं त्रिपुरा तीन पूर्वोत्तर राज्यों मेघालय, मणिपुर एवं त्रिपुरा को गुवाहाटी हाईकोर्ट की अधिकारिता से अपवर्जित कर उसके लिए उनके लिए अपवर्जित कर उनसे उनके लिए पृथक पृथक तीन नए हाई कोर्ट का गठन किया गया। अपवर्जित किया गया। इसमें यही है, जैसे कहने का मतलब यहाँ पर वो इसको और भी अच्छे तरीके से अगर समझते हैं तो जैसे मान लो यहाँ पर है कि आपको तीन बताया गया ना, और कौन से स्टेट बताई गई थी? मिजोरम, सॉरी मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा। सबको अलग अलग कर दिया, सबके हाईकोर्ट अलग कर दिए, इनके हाईकोर्ट भी, इनके हाईकोर्ट भी, इनके हाईकोर्ट। यही आर्टिकल 230 कहता है। 230 क्या कह रहा है? यही कह रहा है कि अपवर्जित कर सकता है, यानी कि बिखेर सकता है। मतलब उनके क्षेत्रों को जैसे संयुक्त करने की बात है, संयुक्त करने की बात 231 है और 230 ऐसे समझ लीजिए, इसको बांटना, यानी कि जो दिया गया है उसके अधिकार से हटा सकता है। हटेगा कैसे? इसके लिए फिर संविधान में बता दिया गया है, शक्ति दे दी गई जोड़ने वाली कि एक दो राज्यों का या तीन राज्यों का एक हाईकोर्ट होगा, हो सकता है। 231 कह रहा है, फिर कह रहा है कि केंद्र शासित प्रदेश एक जो है आपका राज्य हो सकता है, एक न्यायालय हो सकता है। ये 231 ही कह रहा है। अब 30 कह रहा है कि दोनों को अलग अलग किया जा सकता है। बस इतना ऐसे समझ लीजिए, आसान किया गया है। जिन्होंने मार्च 2013 में हाईकोर्ट के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश हाईकोर्ट के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश श्री अल्तमस कबीर द्वारा उद्घाटित होने के बाद कार्य प्रारंभ कर दिया। देखिए, भारत में वर्तमान समय में कुल 25 हाई कोर्ट हैं। कुल 25 हाई कोर्ट हैं। 25वां हाई कोर्ट या उच्च न्यायालय आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय है। जो 1 जनवरी 2019 से अमरावती में कार्यरत है। जो 1 जनवरी 2019 से अमरावती में कार्यरत है। तो आप जान रहे हैं कि आंध्र प्रदेश की नई राजधानी क्या है? अमरावती है। लिख लीजिए, इच्छा हो। अमरावती आंध्र प्रदेश राज्य की तेलंगाना के राज्य बनने के बाद देखिए, अमरावती आंध्र प्रदेश की नई राजधानी तेलंगाना राज्य बनने के बाद, तेलंगाना अलग राज्य बनने के बाद,
से करिए तेलंगाना, फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, अमरावती आंध्र प्रदेश राज्य की नई राजधानी तेलंगाना राज्य बनने के बाद या नया राज्य बनने के बाद बनी है और जानते ही आप जून 2014 में आंध्र प्रदेश का जो है विभाजन हुआ था, हाँ? विभाजन होकर तेलंगाना राज्य का गठन कर दिया गया था। और अभी काम जो है सही रूप से चल रहा है दोनों का एक ही न्यायालय में, हाँ? और हैदराबाद उच्च न्यायालय को तेलंगाना उच्च न्यायालय के नाम से जाना जाएगा जब बन जाएगा, ठीक है। तो अभी क्या लीजिए, हाँ ऐसे लिख लीजिए जैसे पहले हैदराबाद था, ठीक, तो अब जैसे अमरावती बन गया किसका, आंध्र प्रदेश का हो गया, तो तेलंगाना का फिर क्या रह जाएगा, वही आप कहेंगे हैदराबाद, नहीं उसका जो नाम है आपका वहाँ पर आप देखेंगे तो तेलंगाना उच्च न्यायालय उसका होगा, ठीक है। उसको हैदराबाद ना करके लिख लीजिए सब देख कैसे इस पे लिखिए। अब या वर्तमान समय में ऐसे कर सकते हैं, अब या वर्तमान समय में हैदराबाद के उच्च न्यायालय को तेलंगाना उच्च न्यायालय के नाम से लिखिए अनुच्छेद 216 उच्च न्यायालयों का गठन, इसमें लिखिए उच्च न्यायालयों का गठन अनुच्छेद 216। चलिए मैं आगे हूँ, अनुच्छेद 216 लिखिए प्रत्येक हाई कोर्ट का गठन, तो स्पीड के साथ लिखिए बेटा, उच्च न्यायालयों के गठन के बारे में है। प्रत्येक हाई कोर्ट का गठन एक मुख्य न्यायाधीश तथा ऐसे अन्य न्यायाधीशों से मिलकर होता है। प्रत्येक हाई कोर्ट का गठन एक मुख्य न्यायाधीश तथा ऐसे अन्य न्यायाधीशों से मिलकर होता है जिन्हें राष्ट्रपति समय समय पर नियुक्त करते हैं या करता है, जिन्हें राष्ट्रपति समय समय पर नियुक्त करते हैं। ठीक है, जिनको मतलब जैसे हाई कोर्ट का गठन कैसे होता है भाई, अनुच्छेद 216 ये कहता है एक चीफ जस्टिस होंगे हाई कोर्ट के और बाकी अन्य न्यायाधीशों को जिनको कौन नियुक्त करता है, राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं समय समय पर, ठीक है, ये बात है। और एक जान लीजिए सुप्रीम कोर्ट में तो न्यायाधीशों की संख्या निश्चित की गई है और उसको समय समय पर बढ़ाया जाता है अपने जरूरतों के हिसाब से, एक तरह से निर्धारित है। इसी नाते बार बार पढ़ते हैं, वर्तमान क्वेश्चन यहाँ में पूछता है कि कितने वर्तमान में कितने न्यायाधीश हैं, संख्या पूछती है ना। और इसी तरीके हाई कोर्ट में निश्चित नहीं, जिस राज्य में से उत्तर प्रदेश वगैरह के बहुत बड़ी संख्या में है तो न्यायाधीशों की संख्या पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो यहाँ से हाई कोर्ट में जो है मुकदमे ज़्यादा होंगे तो न्यायाधीशों की संख्या ज़्यादा होगी। लेकिन अगर किसी और राज्य में चले जाएंगे जहाँ पर जनसंख्या कम है तो वहाँ मुकदमे भी अपेक्षित कम होंगे, तो सीधी सी बात होगी। तो लिख लीजिए, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, उच्च न्यायालयों के लिए न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित या निश्चित लिखिए, निर्धारित छोड़ दीजिए, निश्चित नहीं की गई है, नहीं है या नहीं की गई है, निश्चित नहीं की गई है या निश्चित नहीं है। उनकी संख्या निश्चित नहीं की गई है, उनकी संख्या आवश्यकतानुसार समय समय पर राष्ट्रपति द्वारा बढ़ाई जा सकती है, राष्ट्रपति द्वारा बढ़ाई जा सकती है। अब लिख लीजिए न्यायाधीशों की अहर्यताएं, अनुच्छेद 217(2)